पहली खबर कानपुर से। कल्याणपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा नजर आया है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। बीसीए, बीबीए और एलएलबी की ऑफलाइन परीक्षा कराने को लेकर छात्रों में आक्रोश है। छात्रों ने सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग की है। सूचना पर कल्याणपुर थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। देखिए आप तस्वीरें कानपुर में यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। देखिए आप, विभिन्न स्ट्रीम्स के छात्र ही हंगामा कर रहे हैं। कल्याणपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों के हंगामे की तस्वीरें। पुलिस उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। कल्याणपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा और उसकी तस्वीरें मेन गेट पर। अगली बड़ी खबर आगरा से है। जीएसटी अधिकारियों को पकड़ने में नाकाम है आगरा पुलिस। विभाग में 43 लाख की लूट में वांटेड हैं दोनों अधिकारी। असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और सीटीओ शैलेंद्र कुमार फरार हैं। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है। वाणिज्य कर अधिकारी का चालक और आरक्षी, इन दोनों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 25,000 का इनाम घोषित कर रखा है जीएसटी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर पर। और एक पुलिस कांस्टेबल और इसके अलावा ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। इसने जो आयकर विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने एप्लीकेशन दिया था, उसके आधार पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। एफआईआर दर्ज करा के पुलिस तुरंत कार्रवाई करना शुरू किया। उसमें अब तक 2 लोग गिरफ्तारी हो चुके हैं और 2 अधिकारी लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। उसको 25,000 का इनाम घोषित हो चुका है और उनके खिलाफ ऑलरेडी एनपीडी हो गया। आज कल हमारा सीओ साहब कोर्ट में जाके 82-83 लेने के लिए गया है। अभी उसको कोर्ट प्रोसेस चल रहा है, उसको हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ टीम गठित हुआ है और लगातार हमने कब तक 5-6 जनपद में दबिश दे चुका है। लगातार हम प्रयास करें, जल्दी से जल्दी उसका भी गिरफ्तार करेंगे। मथुरा के चांदी व्यापारी प्रदीप अग्रवाल से 43 लाख रुपए की लूट मामले में फरार चल रहे जीएसटी के दोनों अधिकारियों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि जो सिपाही है संजीव, उसको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। बीते रोज निजी चालक जो इन अधिकारियों का था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित करने के बाद भी आरोपी असिस्टेंट कमिश्नर अजय कुमार और कमर्शियल टैक्स ऑफिसर शैलेंद्र कुमार लगातार फरार चल रहा है। उसके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है। 30 अप्रैल को आगरा के इसी जीएसटी कार्यालय में प्रदीप अग्रवाल को लाकर उनको डरा धमकाकर 43 लाख रुपए की लूट करने का आरोप दोनों अधिकारियों पर लगा है। 30 अप्रैल को बिहार से चांदी के जेवरात बेच के मथुरा का व्यापारी जब एक्सप्रेसवे पर था, उसी दरमियान जीएसटी के अधिकारियों ने चेकिंग के नाम पर उसे रोका और उसको डराना धमकाना शुरू कर दिया और जेल भेजने के एवज में 43 लाख रुपए उससे लूट लिए। कुछ दिनों के शांत रहने के बाद जब उसने इसकी शिकायत तमाम बड़े उच्चाधिकारियों और जो स्थानीय जो कहा जाए जनप्रतिनिधियों से की, उसके बाद ये मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचता है और वहां से जब जांच होती है तो उसमें ये दोनों जो आरोपी अधिकारी हैं वो सीधे उनका दोष पाया जाता है और थाना लोहा मंडी में लूट का मुकदमा लिखा जाता है। इन दोनों अधिकारियों के साथ एक जो कहा जाए सिपाही है संजीव कुमार और जो उनका ड्राइवर है दिनेश, वो दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित होने के बावजूद ये लगातार फरार चल रहे हैं। और ऐसे में जानकारी मिली है कि इन्होंने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दिया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जीएसटी के ये अधिकारी जो राजस्व वृद्धि के लिए जो विभाग जाना जाता है, किस तरह से अपनी व्यक्तिगत वृद्धि के लिए उन्होंने कानून को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं विभाग की छवि भी बड़े स्तर पर धूमिल की है। और अब पुलिस का पूरा जोर है कि जल्द से जल्द इन दोनों आरोपी अधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बड़ी खबर लखनऊ से है। धर्मांतरण मामले में विदेशी फंडिंग का खुलासा हो रहा है। इस्लामिक दवा सेंटर को कई देशों से फंडिंग होती थी। यूएसए, कतर और कुवैत के एनजीओ से फंडिंग की जानकारी मिल रही है। भारत के भी कई एनजीओ से फंड मिलने की जानकारी मिल रही है। सांसद अजमल बदरुद्दीन से भी फंडिंग की चर्चा हो रही है। बड़ी खबर, अमेरिका, कतर, कई देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ हैं।
लखनऊ से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, और किन देशों का नाम निकलकर सामने आ रहा है? क्योंकि जिन देशों का नाम अभी मैंने दर्शकों को बताया वो बड़े देश हैं, संपन्न देश हैं, और सांसद का भी नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल राजेंद्र, देखिए इसमें बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। अभी तक जिस तरह से जो उम्र है उसके जो वीडियो चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तमाम वीडियो हैं जो 2 साल से 4 साल 5 साल पुराने हैं, उसमें वो पोलैंड, स्पेन जैसे तमाम देशों का नाम ले रहा है कि वहाँ से फंडिंग होती थी। इसके अलावा कई ऐसे एनजीओ और कई ऐसे फाउंडेशन, कई ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट भी सामने आए हैं जहां से उसको फंड मिलते थे, जहां से इस्लामिक दावा सेंटर को फंड मिलते थे। हम इस समय लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में खड़े हैं जहां पर एक जो फाउंडेशन है अल हरम एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन, यहाँ का भी नाम सामने आया है और आप सामने हमारे कैमरे में देख रहे हैं ये वही फाउंडेशन का पूरा एस्टेब्लिशमेंट है। और इस बारे में फाउंडेशन में क्या होता था, कैसे होता था, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर जो फाउंडेशन के केयर टेकर हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सैदुल हसन। ये बताइए कि यहाँ पर क्या गतिविधियाँ होती हैं और ये फाउंडेशन क्या काम करता है? ऐसी तो कोई गतिविधि नहीं है इसमें होती है। 2 साल से तकरीबन ये कोविड की वजह से बंद चल रहा है और ऐसा तो कोई इसमें वो नहीं है। यहाँ पर क्या बच्चे पढ़ते थे या आप लोग किस तरह का काम करते हैं? नहीं, पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती थी जिसके कारण 1 साल पढ़ाई चली, बस फिर कोविड की वजह से ये बंद कर दिया गया। अब ये जो अभी धर्म परिवर्तन का प्रकरण सामने आया है, इसमें बता रहे हैं कि यहाँ से भी फंड इस्लामिक दावा सेंटर जो दिल्ली में है, जिसका प्रमुख संचालक उमर गिरफ्तार हुआ है, उसको फंड भेजा जाता था। इस बात में आपको क्या जानकारी है, कितनी सच्चाई है इस बात? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है और ये तो आरोप गलत है। जो भी आरोप लग रहा है ये गलत आरोप लग रहा है। जो उमर और जहांगीर गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनसे किसी तरह का यहाँ पर आवाजाही या बातचीत या जो यहाँ के संचालक हैं, जो प्रमुख लोग हैं, उनसे संपर्क था? नहीं, ऐसा तो कोई वो नहीं है। जो या उमर जिनका आप नाम ले रहे हैं या वो जहांगीर, उनसे तो कोई ऐसा हमारा वो नहीं था यहाँ का। आप दोनों को जानते हैं? नहीं, मैं जानता कैसे, जब उनको हमने तो इसी मीडिया के जरिए से, आपके जरिए से देखा है बस। विवेक, ये जरूर आप पूछें, ये जरूर आप फाउंडेशन पूछें, का नाम कैसे आया, इस बारे में ये जरूर आप पूछें कि इस नाम आने के लिए संस्थान तो से जुड़े होने के बाद उन्हें ये खबर सुनकर कैसा महसूस हुआ? क्या ये होना चाहिए था? क्या विदेशी फंडिंग जो हो रही है वो ठीक हो रही है? क्या सांसद का नाम या प्रभावशाली लोगों का नाम अगर निकलकर सामने आ रहा है धर्मांतरण के इस खेल में, साजिश में, तो ये सही है, ये जायज है? पूछिए जरा। यहाँ जब ये मुद्दा सामने आया है, इतना बड़ा मुद्दा कि यूपी के अलावा देश के कई अन्य हिस्सों में धर्म परिवर्तन कराया जाता था, कुछ शिकायतकर्ता सामने आए हैं, उसके बाद जब इस फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन अल हरम का नाम सामने आया, तो ये कैसे सामने आया और आप इस पर क्या महसूस कर रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या जुड़ाव है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुड़ाव है, क्योंकि ये नाम केंद्रीय एजेंसियों ने दिया है। एजेंसी के देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं फाउंडेशन इन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है या कोई परिचय है। आप इस बारे में क्या बताएंगे? इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते बहरहाल, लेकिन ये सब गलत है, उससे कोई हमारा जुड़ाव यहाँ का नहीं। 2 साल पहले कोई जुड़ाव हो? आप यहाँ कितने साल से हैं? मैं तो तकरीबन 5 साल से मैं खुद हूँ यहीं का, यहीं परिवार रहता है हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ना हम लोगों ने उनको देखा भी नहीं, बस मीडिया के जरिए से जो भी हम लोग देख रहे हैं उनकी शकल या जो भी, बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है कि उनसे कोई जुड़ाव हो। तो ये केयर टेकर हैं यहाँ के, इनका कहना है कि किसी भी तरह से इनका कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई परिचय है, ना ही उमर और जहांगीर को ये लोग जानते हैं और ना ही वो कभी यहाँ पर आए हैं। कोई मोबाइल कम्युनिकेशन या कोई पत्र व्यवहार इस तरह का भी कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि केंद्रीय एजेंसियों को इस बारे में जानकारी मिली है और यही है वो फाउंडेशन जहाँ का नाम बताया गया है, तो कोई ना कोई बात जरूर है, कोई ना कोई वजह जरूर है जिसके बारे में केंद्रीय एजेंसियाँ, इसके अलावा एटीएस भी अपनी छानबीन कर रही है और जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी, अभी ये हो सकता है कि 2 साल पहले तक कोई ऐसा लेन देन का मामला रहा हो, कोई कैश फ्लो इसमें हुआ हो, तो जितने बैंक अकाउंट्स हैं इस फाउंडेशन के, वो बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ के लोग हैं, जैसा कि आपने देखा जो नोएडा का सेंटर है, डेफ सोसाइटी है, वहाँ के लोग भी इन्वॉल्व थे, लेकिन कोई लिखा पढ़ी में इस तरह की बातें सामने नहीं आई थी जब तक, क्योंकि
उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं थे। अब वहाँ के टीचर जो मेन संचालिका बिल्कुल है ठीक बात है। वो तो हाथ झाड़ रही है, पल्ला झाड़ रही है, लेकिन वहाँ का एक टीचर और वहाँ का एक स्टाफ सामने आया, उसकी भूमिका उसी तरह से हो सकता है कि इस बिल्कुल, फाउंडेशन बिल्कुल, के भी बिल्कुल। कोई स्टाफ और मेंबर के लोग बिल्कुल विवेक, जो बिल्कुल, सदस्य हैं बिल्कुल। उस ये तरह तो के हो जांच सकते के हैं। बाद, तो अभी ये ATS की अन्वेषण के छानबीन का बाद, विषय है अनुसंधान कि के बाद ही कितनी सामने चीजें आएगा। आई हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर ये नाम सामने आ रहा है तो कोई ना कोई कनेक्शन या सुराग जरूर एजेंसियों के हाथ लगा है। हवा में तो ऐसे बातें नहीं उछल सकती हैं, बिना प्रमाण के तो ऐसी बातें नहीं हो सकती हैं। भले केयर टेकर महोदय कह रहे हो कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है या वो 5 साल से वहां पर हैं और उन्हें इसका कोई भान नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका विवेक इस बातचीत के लिए और इन जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर से भाजपा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ वेटरनरी एसोसिएशन का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। मेनका गांधी पर डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप लग रहा है। कुत्ते के पैर के ऑपरेशन को लेकर मेनका ने डॉक्टर को फोन किया था। डॉक्टर से अभद्र भाषा में बातचीत करने का आरोप उन पर लग रहा है। भारतीय वेटरनरी एसोसिएशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को मेनका के खिलाफ पत्र लिखा है। पत्र में मेनका पर पशु चिकित्सकों को धमकाने और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लग रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं वेटरनरी एसोसिएशन की। थोड़ी देर पहले वेटरनरी काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर यूसी शर्मा ने हमसे बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इस बात से अवगत कराया है, लोकसभा स्पीकर को भी इस बाबत पत्र भेजा है और उनका यह कहना था कि वेटरनरी डॉक्टर्स के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल या ऐसी टिप्पणी का इस्तेमाल जिसमें उनका पारिवारिक बैकग्राउंड कमजोर हो, यह दिखता हो और उसको डेरोगेट करने की कोशिश सांसद के द्वारा कतई उचित नहीं ठहराई जा सकती। हेलो हेलो, नमस्कार मैडम। ये तुमने एक कुत्ते का टांग काट दिया था बेवजह। हाँ, नहीं वो मैम। लड़की आई थी अंजलि चौधरी और वो मैंने देखा तुमने किस तरीके से काटा था और तुमने बोले मेरे पास दवाई नहीं है, बैंडेजेस नहीं है, नहीं, इधर से ले आओ उधर से ले आओ। मैं तुम्हारी लाइसेंस लेकर के रहूंगी, समझ गए डॉक्टर विकास? मैम मैंने ऐसा कुछ तुम बोला? एक बदमाश और घटिया, तुम और रत्नेश, तुम्हारे पास डिग्री भी है ऑपरेशन की, सर्जरी की है डिग्री, तुम सर्जन हो? मैम मैंने BBSc एंड AH की हुई बोलो। है। मैम मैंने जनरल फिजिशियन एंड सर्जन BBSc एंड AH की डिग्री की हुई है मैडम। ये DVS एक ही कोई सर्जन की डिग्री नहीं होती है, समझे? तुम्हारा बाप क्या करता है? कोई माली है, चौकीदार है, क्या है? तुम लिटरेट हो भी? प्लीज मैडम जहाँ आप बोलो, मैं पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ ताकि मैं ये सब डाल दूँ। माय फादर इज ए टीचर। टीचर है, अच्छा। और तुम किस लिए गए इस धंधे में? पैसे कमाने? धंधे में? मैडम मैं डॉक्टर हूँ। हाँ, और डॉक्टर तुम तो धंधा ही कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने अगर अच्छा, मैं तुमसे और बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं चिट्ठी लिख रही हूँ वेटनरी काउंसिल में। मैं ये कह रही हूँ कि इसी वक्त तुमने उस कुत्ते को लाना है, समझ गए हो? जी मैम। और वो कुत्ते को ला करके शाम तक मुझे रिपोर्ट दोगे जी मैम। कि क्या है हालत उसकी। अगर कुत्ता मर गया तो तुम्हारी नौकरी गई। जी मैम। तुम सरकारी हो? नहीं मैम, क्या हो? प्राइवेट। कौन, किस चीज, क्लिनिक का नाम क्या है? मेरी कोई क्लिनिक नहीं है मैडम, मैं यहीं पे जॉब करता हूँ। किधर? यहीं है एनिमल शेल्टर, सेक्टर 94। सेक्टर 94 में तुम जैसे घटिया लोगों को रखती है। और रत्नेश क्या है? रत्नेश का पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रत्नेश यादव। कि तुम दोनों की जाएंगी नौकरी, खास करके तुम्हारी। लाओ उस कुत्ते को एकदम। ये ऑडियो पब्लिक डोमेन में है, वायरल भी हो रहा है, लेकिन एबीपी गंगा इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन ये जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो इसी बातचीत को आधार बनाकर किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। जालौन से खबर है, शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला है। डीजे पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। उरई कोतवाली इलाके के लल्ला धाम गेस्ट हाउस का सारा मामला है। ये वीडियो वायरल है। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला है। जालौन के उरई कोतवाली इलाके से डीजे पर शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते हुए आप लोगों को देख पा रहे हैं इसमें।
अगली खबर काशीपुर से है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। मैं काम करते करते थक गया हूं, त्रिवेंद्र रावत का कहना है। तीरथ अच्छा काम कर रहे हैं, आगे और अच्छा करेंगे। 2022 का चुनाव हमारे सीएम तीरथ रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। कहते हैं कि वो काम करते करते थक गए हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। हमें काम करते करते थक गया है। अब नए युवा ऊर्जावान आदमी को लगाया गया है कि ताकि और ऊर्जा से हम लोग काम कर सकें। वो कैसे काम कर रहे हैं? अब एक साल आपने कोई खाका खींचा होगा। अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं और अभी उनको केवल 3 महीना हुआ है। आगे चल करके और अभी मौका है और बेहतरीन काम करेंगे। ये बयान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का। कह रहे हैं कि मैं काम करते करते थक गया हूं, इसलिए ज्यादा युवा व्यक्ति को अवसर दिया गया है। वो अच्छा काम कर रहे हैं। काशीपुर से हमारे संवाददाता विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विकास, बताइए किस कार्य से वहां पर थे, किस प्रयोजन से थे और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने यह बयान दिया? जी हाँ राजन, मैं बता दूं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, जिसके अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इसी में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत काशीपुर पहुंचे थे। प्रेस वार्ता के दौरान एक अलग अंदाज में नजर आया। जो तलखियां तीरथ सिंह रावत के और उनके बीच में देखी जा रही थी वो नजर नहीं आई, बल्कि तारीफ उनकी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं थक गया था, इसीलिए मुझे हटाया गया और तीरथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, बल्कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, यहाँ तक कह दिया। बहुत धन्यवाद आपका विकास। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, ये बयान कई मामलों में खास है। 3 महीने, अभी कुछ दिन पहले 100 दिन पूरे किए हैं तीरथ सिंह रावत सरकार ने, और इसके पहले के बयानों में कई जगहों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ऐसा कहते दिखाई दिए और ऐसा अनुभव हुआ उनके बयानों से कि वो बहुत संतुष्ट नहीं है मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के फैसले से। क्या टिप्पणी आपकी? राजेंद्र, देखिए, ये चूंकि एक बयान जब एक समय में आता है तो उसकी पृष्ठभूमि पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया था तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपको क्यों हटाया गया, उन्होंने कहा था कि आप ये हाईकमान से जाकर पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं। तो उनकी तलखी, उनकी नाराजगी और उनकी पीड़ा बिल्कुल समय समय पर सामने आती रही है। तीरथ सिंह रावत ने ऐसे आधा दर्जन फैसले हैं जो त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में लिए गए थे, उनको पलट दिया। और ये मुझे लगता है, जितना मैंने उनके बयान को सुना है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ की राजनीति को, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का व्यंग्यात्मक अंदाज था कि मैं थक चुका था, मुझे कुर्सी से हटा दिया गया है और तीरथ सिंह रावत अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो ये उन्होंने एक व्यंग्यात्मक लहजे में ये बात कही है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अरसे से देखे जा रहे हैं, तो उसमें कम से कम हम इस परिप्रेक्ष्य में इस बात को नहीं देख सकते कि उन्होंने तीरथ सिंह रावत की सराहना की होगी, क्योंकि पृष्ठभूमि बहुत सारे सबूत और बहुत सारे गवाह अपने साथ लिए हुए हैं और वो चिल्ला कर कह रहे हैं कि रिश्ते खराब हैं। और उन्होंने इस लहजे में ये बात कही है कि ये व्यंग हो जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं थक गया था। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहता कि मैं थक गया था इसीलिए मुझे हटा दिया गया है या इसीलिए मैं हट गया हूं। तो ऐसा कोई साउंड माइंड जो स्वस्थ चित्त व्यक्ति राजनेता होता है वो कुर्सी को इस तरह से व्यंग के लहजे में नहीं लेता है। तो ये चूंकि पुरानी है कि इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के भीतर, चूंकि मैं बहुत दिनों से इस पूरी की पूरी इनकी कहानी को देखता आ रहा हूं, तो ये एक व्यंग था त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो उन्होंने तीरथ पर किया है कि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मैं थक गया था। जी, बहुत धन्यवाद आपका अजीत सिंह राठी।